नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि जितने भी एग्जाम्स में ईवीएस पूछा जाता है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं प्रश्न। तो इसी क्रम में हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है, पर्यावरण के 3 घटकों में से किसे एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, शामिल नहीं किया जाता है बोला है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिया भौतिक घटक, ऑप्शन बी दिया जैविक घटक, ऑप्शन सी है अजैविक घटक, ऑप्शन डी है ऊर्जा घटक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अजैविक घटक। इसको क्या किया जाता है, तो प्रमुख रूप से घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अर्थात जो पर्यावरण के 3 घटक है उनमें इसको शामिल नहीं किया जाता, ये यहाँ पर बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से किसकी रचना होती है। तो किसकी रचना होती है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा पारिस्थितिकी की यहाँ रचना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, किसने किया था इस शब्द का प्रयोग, ये हमसे पर पूछा गया है। और यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने किया था। तो किन्होंने किया था, देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बोला है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टांसले ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में है, लोमड़ी एवं मेढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए दिया प्रथम उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी अपघटक या मृतजीवी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में इसको शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक या मृत जीवी है जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो कौन है, ऑप्शन ए दिया है अमीबा दिया है, ऑप्शन बी हाइड्रा है, ऑप्शन सी कवक है और ऑप्शन डी है सिलनेट्रेटा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में है, वैसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक होती है एवं ह्रास होने का खतरा भी अधिक होता है, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उन क्षेत्रों को, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किन्होंने किया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो किसके संबंध में, याद रखिएगा जैव विविधता के संबंध में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। ठीक है, तो नहीं माना जाता, किसको नहीं माना जाता, ये हमसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कंटूर कृषि को। ठीक है, इसको इसका कारण या फिर बोल सकते हैं इसका जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। किसका, तो जैव विविधता ह्रास का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कौन एक, ठीक है, क्या अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, क्या बोला गया, कौन एक पर स्थानीय संरक्षण उपाय के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, वनस्पति उद्यान की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग। ठीक है, इसको बोला गया है विश्व संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इसका जो मुख्यालय है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ग्लैंड में यह स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर रेड डाटा बुक सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया।
तो देखिए कब प्रकाशित किया गया इसको, तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा बुक है, तो रेड डाटा बुक है। लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में इसकी आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, भारत के किस जैवमंडल क्षेत्र को सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी जैवमंडल को। ठीक है, अर्थात नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र को इसकी मान्यता दी गई थी। किसकी मान्यता दी गई थी? तो हेरिटेज सेंटर के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं विकास हेतु एक प्रभावी नीति का क्रियान्वयन किस सम्मेलन के दौरान किया गया था? तो कौन से सम्मेलन के दौरान किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रामसर सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो रामसर सम्मेलन जो कि 1971 में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में। अच्छे से इसको याद रखिएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है, देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में लाल पांडा के संरक्षण हेतु लाल पांडा योजना की शुरुआत की गई है? तो किस क्षेत्र में की गई है इसकी शुरुआत? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता? ठीक है, किस वनस्पति को बोला गया है ना, इसको याद रखिएगा। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजोफरोरा। ठीक है, क्या है? रोजोफरोरा को याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसी में है, देखिएगा, किस जानवर को वर्ल्ड वाइल्ड एंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है? ठीक है, अच्छे से एक बार फिर पढ़ते हैं क्या है, तो किस जानवर को वर्ल्ड वाइल्ड एंड फॉर नेचर का आधिकारिक बोला गया है? ठीक है, तो इसका प्रतीक किसको माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडा को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? तो कौन सी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलिव रिडले। ठीक है, क्या है? ओलिव रिडले इसकी प्रजाति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडों का विशेष संरक्षण किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी? तो कहाँ की गई थी, अर्थात किस सम्मेलन में की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न। सिमलीपाल जैवमंडल क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए दिया उड़ीसा से, ऑप्शन बी झारखंड से, ऑप्शन सी तेलंगाना से और ऑप्शन डी कर्नाटक से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आपको लिखना 25 अर्थात जो प्रश्न का क्रमांक है, उसके बाद ए बी सी डी जो है इसमें का आंसर उसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।